चलिए जी। तो बच्चों लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास तक हम लोगों ने टॉपिक्स जो किए थे वो हमारा खत्म हो चुका था। मतलब लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन अपना खत्म कर लिया था। ग्रेविटेशन क्योंकि अब पूरा चैप्टर नहीं आ रहा आपका, आपका वो सिर्फ आधा चैप्टर आएगा, तो इसीलिए वो आधा चैप्टर हमारा हो चुका। किसी किसी का डाउट आ रहा था मेरे पास कि सर कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक नहीं आ रहा, तो बच्चों लास्ट क्लास में जहां तक मैंने करवाया है सिर्फ वहीं तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब मास एंड वेट तक का आपका टॉपिक आ रहा है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसके आगे का टॉपिक नहीं आ रहा। मास एंड वेट इंक्लूडेड है, वो रिड्यूस में भी नहीं लिखा हुआ, सो अल्टीमेटली वो कटा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे अगर चलते हैं ना बच्चों, तो हमारे पास अब जो चैप्टर बच जाते हैं वो कौन कौन से? देखो केमिस्ट्री में हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए थे, मैंने आपको बोला था आपका मिड टर्म का काम हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें से एक चैप्टर कट चुका है, तो इसका मतलब मिड टर्म्स के अंदर एक तो आएगा नहीं, एक और आने वाला है, तो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल करेंगे पहली चीज। आपके पास अब चैप्टर जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास बचे हैं केमिस्ट्री के 2 चैप्टर। फिजिक्स के चैप्टर्स अगर देखे जाएं तो साउंड कट चुका है, हमारे पास बचा है एक वर्क एंड एनर्जी, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा हमारे पास, बाकी पूरी फिजिक्स हमारी हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आगे चला जाए, बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी आपका कट चुका है, एक आप लोगों का वाई डू वी फॉल इल बचा हुआ है। ठीक है, और एक आर एनवायरमेंट का टॉपिक जो है वो आप लोगों के पीरियोडिक्स वगैरह में आएगा, तो सिर्फ वो बचा हुआ है। तो हार्डली हमारे 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 2-2.5 महीने के अंदर आपका ये कोर्स भी होगा। ठीक है, सितंबर, बाय द एंड ऑफ सितंबर और बाय द मिड ऑफ अक्टूबर आपका ये पूरा कोर्स मैं अच्छे से खत्म करवा दूंगा, बिल्कुल स्लो वर्जन पे चलते हुए, मतलब भगाऊंगा नहीं कहीं पर भी, उसमें भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो कोर्स की टेंशन मत लेना, मैंने पहले भी बोली थी कोर्स की कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर ये कम ना भी होता तब भी हम लोग खत्म कर लेते। अब बेसिकली हमारे पास बचा क्या है ये बात याद रखना। अब करना क्या है हम लोगों को, अब हमें करनी है प्रैक्टिस रज के। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आप लोगों के पास ना टेस्ट जो होंगे, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, अब मैं नंबर ऑफ टेस्ट आपके ज्यादा करने वाला हूं। क्लियर है? नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होंगे, इसका मतलब कंबाइंड होंगे पहली चीज। तो नंबर ऑफ टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, कंबाइंड भी हो रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे को ये बहाने नहीं चाहिए कि सर स्कूल में पेपर चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कि सर हमारे स्कूल में पीरियोडिक्स चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो पहली चीज यार, जो भी आप कोई टेस्ट होगा ना आगे, वो उन चैप्टर्स का है जो आप ऑलरेडी अभी तक दे चुके हो, क्योंकि अब मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन है जिसका अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके सारे चैप्टर्स का टेस्ट ना आप एक एक बार दे चुके हो। तो अगर किसी रिपीटेड चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए मुझे ये बहाना नहीं चाहिए कि सर हमारे स्कूल का काम था या कुछ भी था इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया। ये स्ट्रिक्टली आप लोगों के लिए मना है कि आपको टेस्ट देना ही देना है। क्लियर है? यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर एक बार उस चैप्टर का टेस्ट हो चुका है, मतलब आपने एक बार उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ो और ढंग से टेस्ट दो, तो इसका मतलब वो देना पड़ेगा। क्लियर है? लास्ट यानी कि कल मैंने आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर बहुतों ने गड़बड़ कर रखी थी, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब नंबर्स थे ही नहीं। तो अभी भी आप ये समझ जाओ कि ऑनलाइन में आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। और यस, जब तक हमारे स्कूल नहीं खुल जाते तब तक आप देख रहे हो आपके गूगल फॉर्म्स पे आपके स्कूल में भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो वैसा ही हम लोग भी यहाँ करने वाले हैं। अभी मैं आप इस तरीके से ही फॉलो करूंगा। एक टेस्ट आपका गूगल फॉर्म पे लिया करेंगे 10 to 15 मार्क्स का, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन, और एक टेस्ट आपका पेन पेपर हुआ करेगा। सो दैट आप दोनों में ही क्या हो जाओगे, दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, फ्रेश चैप्टर अपना शुरू करते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर आता है बच्चों, वो आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो केमिस्ट्री के अंदर ना अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स के बारे में बात करी है। हमारा पहला चैप्टर जो था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। वो चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है हमारे कोर्स से, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर से। इवेपोरेशन सब चला गया वहां से। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारे पास आया, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, मैं एक्चुअली इन दोनों चैप्टर्स को कभी भी साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट नहीं मानता। ठीक है, मैं कभी नहीं मानता कि ये चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ ये जनरल साइंस के चैप्टर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी आप लोग केमिकल फॉर्मूला या फिर आप लोग कोई भी केमिकल एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ फिजिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। तो फिजिकल मेथड जब भी हम पढ़ते हैं तो वो मेरे अकॉर्डिंगली जनरल साइंस का पार्ट है, वो केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो है ये 2 चैप्टर्स, एक ये वाला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अगले वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये 2 चैप्टर पे हमारा मेन फोकस होगा, जिसके अंदर हम लोग इनको समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखें। हम जरा करना क्या है, देखो सबसे पहले ना हम लोग चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे। मेरे पास लिखा क्या है बच्चों, एटम। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एटम।
और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है वहां पे मॉलिक्यूल। तो मुझे ये समझना है एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि एटम क्या होगा और मॉलिक्यूल क्या होगा। अगर आप एटम के बारे में बात करते हो, देखो हमने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल देन द साइंटिफिक नेम ऑफ दोज पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। उस पार्टिकल का साइंटिफिक नेम जो हुआ करता था उसे हम लोग एटम बोलते थे। अब यहाँ एटम के बारे में अगर कोई बात करे तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ये किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अभी मैंने इसको मैटर के चैप्टर से रिलेट किया है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब हम लोगों ने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जो आगे जाकर के डिवाइड नहीं हो सकती, उसे बोला जाता था क्या, उसे हम लोग बोलते थे वहां पे एलिमेंट। उस एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एटम। एलिमेंट्स में दो चीजें आएंगी आपके पास, मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटेलॉइड्स भी आते हैं। सो अल्टीमेटली फिलहाल मैं दो के बारे में बात करूंगा, मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। कोई भी मेटल हो कोई भी नॉन मेटल हो वो आपके लिए एलिमेंट है। उस मेटल की उस नॉन मेटल की सबसे छोटी एग्जिस्टिंग यूनिट जो होगी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एटम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एटम बोलते हैं। आती है बात समझ। सो एटम के बारे में अगर कोई भी मेरे से आके पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम, तो उसे मैं बड़ा आसान सा जवाब दूंगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी वो यूनिट जो एग्जिस्टेंस में है, जो एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोला जाता है, एटम। आप एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, देखो एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज आएगी, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। से आपके पास यहाँ पे मेटल्स हो गए, नॉन मेटल। मेटल का एग्जांपल आयरन। आयरन को मैंने बताया था, एग्जांपल याद है, मैंने बोला था एक बड़ी सी आयरन की रॉड है, उसे 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया तब भी वो क्या है, आयरन। और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तब भी वो क्या है, आयरन। उसको ग्राइंड कर दिया, पाउडर बना, वो भी किस चीज का है, आयरन का। मतलब आप कुछ भी कर लो, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसको आयरन से तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते, उसको ब्रेक करके आप कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आयरन वहां पे क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। उस आयरन एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट, आप उसको फिजिकली ब्रेक करते जा रहे हो ना, तो ब्रेक करते करते आप एक ऐसी यूनिट पे आ जाओ जो यूनिट सबसे छोटी हो, जिसको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उस स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, एटम बोलेंगे। आई बात समझ में। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करके लिख सकता हूं कि इट इज माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब बच्चों होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, जिसको देखने के लिए मुझे क्या पड़े, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, ये बहुत छोटी यूनिट होती है। इजी है टॉपिक, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपके बुक्स के अंदर ना अब कुछ भाषण सा लिखा हुआ है कि जब जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट अल्टीमेटली होता क्या है ना बच्चों, देखो हमारी बहुत सारी चीजें ना एंशियंट टाइम से, माइथोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का बिलीफ मतलब ये उनका मानना, मतलब उनको उन्होंने ये प्रूव कर लिया था, ये बात उन लोगों को पता लग गई थी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 सब्सटेंसेस, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदी वेद, मतलब एक बुक में भी लिखा हुआ आपकी, अकॉर्डिंग टू हिंदी वेद पंच तत्व, 5 तत्व होते हैं जिनसे मिलके चीजें बनी होती हैं। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी ये 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, स्काई, एयर, लैंड। ये 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर के कोई भी चीज बनी है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इन 5 चीजों से मिलकर कोई भी चीज बन रही है, और कोई भी जो चीज बन रही है उसकी सबसे छोटी एग्जिस्टिंग यूनिट जो होगी उसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों, एटम बोलूंगा। समझ आई कहानी। तो बड़ा आसान सा लॉजिक है। व्हाट डू यू मीन बाय एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर और एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एटम।
इट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट, ये बहुत छोटी होती है इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसको नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इजी है, समझ आया। सबसे बड़ा जो एटम होगा उसको भी आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे की तरफ मूव करें, चलिए अब इसके आगे बच्चों हमारे पास क्या आने वाला है एक बार जरा समझ लेते हैं। अगली टर्म जो मेरे पास आएगी ना, वो टर्म आएगी मेरे पास अब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करी जाए तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। मैंने बताया था, प्योर मैटर पढ़ा था हम लोगों ने, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे, प्योर वो होते थे विच कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से वो ब्रेक नहीं होंगे, सो अल्टीमेटली उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्योर। अब प्योर में कुछ एलिमेंट्स थे जो फिजिकल और केमिकल किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं हो सकते थे। कंपाउंड्स थे, कंपाउंड जो होते थे उसमें एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते थे केमिकली, तो जो सेपरेट होंगे वो भी केमिकली होंगे, फिजिकली नहीं हो सकते, क्योंकि फिजिकली नहीं हो सकते इसीलिए प्योर था। सो कंपाउंड का मतलब क्या था, कंपाउंड को अगर मैं दोबारा से आप लोगों को रिकॉल करवाऊं तो कंपाउंड में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप केमिकली कंबाइंड करते हो तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंपाउंड। उसे तब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग तब बोलते हैं कंपाउंड। तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से यहाँ तक। और उस कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसे आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बड़ा सा ओशियन है, उसमें पानी है, पानी का फॉर्मूला H2O। आपने एक मग में पानी निकाल लिया, उसका भी फॉर्मूला H2O। ग्लास में पानी निकाल लिया, उसका फॉर्मूला H2O। ड्रॉप लेके आ गए, एक ड्रॉप यहाँ लगा दी, ड्रॉप का फॉर्मूला H2O। मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका जो वाटर का फॉर्मूला है दैट रिमेन्स H2O। वो हमेशा क्या रहने वाला है, वो हमेशा H2O रहने वाला है। अब अगर आप एक ऐसी ड्रॉप लेके आ गए, यानी कि एक ऐसी पानी की छोटी सी ड्रॉप लेके आ गए जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल बहुत छोटी सी ड्रॉप लाके मैंने यहाँ रख दी जो विजिबल भी नहीं है लेकिन है यहाँ पर। अब अगर उसके बाद मैं उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। आसान भाषा में एटम सबसे छोटी यूनिट किसी एलिमेंट की और मॉलिक्यूल सबसे छोटी यूनिट किसी कंपाउंड की, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। एलिमेंट्स हैं आपके पास, आपने उनको कंबाइंड किया तो कंपाउंड बन गया। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन है, एटम। जब आप एटम्स को कंबाइंड करोगे तो वो कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट बना देंगे, दैट इज मॉलिक्यूल। यही होगा ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा भी तो कुछ बोल सकता हूँ कि एटम्स combined together to form a molecule। एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, किस लिए कंबाइंड होते हैं, एटम्स कंबाइंड होते हैं ताकि वो क्या बना पाए, मॉलिक्यूल बना पाए। तो बड़ा आसान सा लॉजिक है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट एटम, इसकी सबसे छोटी यूनिट एटम, तो जब इसकी सबसे छोटी यूनिट कंबाइंड होगी तो इसकी सबसे छोटी यूनिट बना देगी, यानी कि मॉलिक्यूल। बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम। अब आपकी बुक्स के अंदर बच्चों कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आपकी बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। वहां पे कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है कि दोनों ही वर्ड्स को एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, मैं आपको दोनों अलग अलग करके समझाऊंगा कि एटम का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट और मॉलिक्यूल का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट। आती है बात समझ में। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज आएंगी या फीचर्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा कि एटम्स and molecules possess same properties of their elements and compounds
रिस्पेक्टिवली। एटम्स के अंदर वही प्रॉपर्टी होगी जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे आपका जो एटम है वो आपका आयरन का एटम, ठीक है, मेरे पास एक आयरन का एटम है, तो जो प्रॉपर्टी आयरन की होती है सेम प्रॉपर्टी आपके उस एटम की होगी। क्लियर, समझ में आती है कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे छोटी यूनिट है किस चीज की, एलिमेंट की। जब कंबाइंड होंगे तो क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, और इनमें वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की होती हैं, कोई नई प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती। इजी है कहानी, यहाँ तक समझ में आता है। आप देखो, अब आप लोग ना इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री यानी कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो हमें इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है ना बच्चों, वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन, कि क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों को यहाँ पे अब केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू और मोर substances, अब मैं यहाँ सिर्फ एलिमेंट ही लिखूंगा, एलिमेंट कंपाउंड दोनों, when two or more substances combined with each other chemically, then it is called chemical combination, ठीक है। chemical combination whenever two or more substances combine together with the combine together chemically, जब वो chemically एक दूसरे से combined होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, chemical combination। अब बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि केमिकली कंबाइंड होना क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, इनके एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। जब इनके एटम्स कंबाइंड होते हैं तो कैसे वो कंबाइंड होते हैं एटम, वो हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। मैं आपको ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। मैं बहुत सारी चीजें उस वाले चैप्टर की इसमें आपको बता दूंगा, जब वो वाला चैप्टर करेंगे तो मैं रिलेट करवाऊंगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। सो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट, इट इज माइक्रोस्कोपिक, when they are combined together then they form molecule. Molecule is smallest unit of any compound. Chemical combination, जब भी कभी दो या दो से ज्यादा substances एक दूसरे के साथ combined होंगे chemically, then that is called chemical combination. easy है। अब देखो, कभी भी अगर कोई भी कहीं पे केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा होता है ना, तो वहां पे हम लोगों को कुछ लॉस को फॉलो करना होता है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ लॉस को फॉलो करना होता है। सो उसके लिए ना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि सर्टेन लॉज should be followed during केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉज जो है वो फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन सी लॉज होंगी? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, law of conservation of mass, and the second one is law of constant proportion, law of constant proportion। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, शुरुआत करें अगर, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज माइक्रोस्कोपिक। मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है। इसके अलावा में जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स होंगे, अगर वो केमिकली है तो वो कंबाइंड है, सॉरी कंपाउंड है। जब एटम्स कंबाइंड होंगे तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, और उसको करते टाइम हमें कुछ लॉज को फॉलो करना है। कौन कौन से लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब पता है हम लोगों को, कंजर्व करना, बचा के रखना, ठीक है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है क्या नहीं होता, अभी 2 मिनट में समझते हैं। क्लियर हुआ कहानी?
क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी करिए फटाफट से, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है भाई। सो अब कॉपी कर लिया हम लोगों ने। इसके आगे अगर चलते हैं तो अगला हमारे पास ना एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारे पास लॉ आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पहले हम वो चीजें समझेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी कभी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल combination by using sign and symbols is called केमिकल इक्वेशन। जब भी कभी मैं किसी केमिकल कॉम्बिनेशन को साइन और सिंबल की फॉर्म से रिप्रेजेंट करूंगा, उसे मैं बोलूंगा केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। पहली चीज ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। When we represent chemical combination by using words and signs, then it is called word chemical equation। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ये आएगा। मतलब ये पूछेगा नहीं क्या होता है, वैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जब भी आप कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करते हो तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे उसको रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट मतलब लिख के दिखाना होता है। तो या तो मैं उसको स्टेटमेंट में लिख दूं, या फिर मैं उसके वर्ड्स को, यानी कि उन केमिकल्स को उठा करके एक इक्वेशन फॉर्म बना दूं, या फिर मैं उनके साइन और सिंबल्स को यूज करके और उसके बाद उसके इक्वेशन फॉर्म बना दूं। ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन को, केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय वर्ड, साइन, सिंबल्स। तो हम लोग उन्हें बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, अनडाउटेडली। ठीक है। अब जो ये केमिकल इक्वेशन होती है ना, इसको क्या क्या होता है इसके अंदर, हमें मेन चीज वो पढ़नी है। मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है। अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसे रिप्रेजेंट करोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी कि इट गिव्स यू। मैथ्स के अंदर इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू लगाते हैं, साइंस में हम इक्वेशन के अंदर एरो यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस इंप्लाइज टू, कि क्या बनने वाला है। तो दिस इंप्लाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। पहला तरीका ये हो गया जहां पे आप वर्ड और साइन का यूज कर रहे हो। दूसरा तरीका, आप कार्बन और ऑक्सीजन का यूज करके बना रहे हो CO2। ठीक है। सो जब कभी भी आप केमिकल कॉम्बिनेशन को साइन और सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं, ये साइंस हैं, साइन और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और जब आप वर्ड की हेल्प से यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है कहानी? समझ आया? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या चीज है
क्योंकि ये ना लॉ के डेफिनेशन में आएगा तो पता होना चाहिए। जो आपके एरो से पहले लिखा हुआ होता है ना बच्चों, जो आपके एरो से पहले लिखा हुआ होता है उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? रिएक्टेंट्स। और जो आपके एरो के बाद होता है ना, उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट्स। एरो के पहले है तो रिएक्टेंट और एरो के बाद है तो प्रोडक्ट। आज सिंपल एज दैट। बड़ा आसान सा टॉपिक है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जब भी कभी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे बाय यूजिंग साइन, सिंबल या वर्ड इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसमें एरो से पहले जो लिखा है वो रिएक्टेंट है और एरो के बाद जो लिखा है वो प्रोडक्ट। आपको मतलब नहीं है कि एरो से पहले कितनी चीजें हैं, एरो के बाद कितनी चीजें हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए, एरो से पहले है तो रिएक्टेंट, एरो के बाद है तो प्रोडक्ट। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आसान है मेरे ख्याल से। अब मैं यहां से आप लोगों को लॉ समझाना शुरू करता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactants is equal to the total mass of product. According to the law of conservation of mass, total mass of reactant is always equals to the total mass of product. ठीक है, आपका जो ओवरऑल मास है रिएक्टेंट का, वो आपके प्रोडक्ट के ओवरऑल मास के क्या रहने वाला है? इक्वल रहने वाला है। डन। इसमें सिर्फ इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। इसके अलावा इसके अंदर एज सच कुछ भी नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है, आपके ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 ग्राम है, तो इनसे मिलकर के जो CO2 बनेगा दैट शुड बी ऑफ 44 ग्राम्स। वो हमेशा 44 ग्राम्स का ही होगा, वो कभी कम या कभी ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप इसमें कोई चेंज करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक इसमें भी चेंज आएगा और फिर उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चलिए। इन अदर वर्ड्स, mass is neither created nor destroyed। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब है कि आपका जब भी कभी रिएक्शन होगा, दिस मीन्स दैट, तो आपका मास ना कभी ज्यादा होगा ना कभी बढ़ेगा ना कभी कम होगा। ड्यूरिंग और आफ्टर रिएक्शन, मास will never increase or decrease। ठीक है, मास विल रिमेन सेम एवरी टाइम। सो हमें यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं तो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि when 4 gram of hydrogen
reacts with 32 gram of oxygen, find the mass of water form। तो बड़ा आसान है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के बन रहा है आपका वाटर, ठीक है। सो आपने 4 ग्राम ये यूज किया है, 32 ग्राम ये यूज किया है, इसका आंसर जो आएगा दिस विल बी 36 ग्राम्स, ठीक है। एक और एग्जांपल, व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन, एक सेकंड, when 100 gram of calcium carbonate is heated to form 56 grams of calcium oxide and carbon dioxide। क्वेश्चन ने क्या बोला कि व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू फॉर्म 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहली चीज ये कि अब आपको ना यहाँ ये पता लगाना है कि आपका रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। पहली चीज, आपके पास था क्या, पहले क्या था, पहले आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड था या फिर कैल्शियम कार्बोनेट था? पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब आपने हीट किया तो ये दोनों चीजें बनी है। तो जो चीज पहले होती है ना वो हमारा रिएक्टेंट होता है। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसे अगर हीट करूंगा तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मास है 100 ग्राम्स, इसका मास है 56 ग्राम्स और इसका मास है x। तो यहां से सिंपली आपका जो x निकलेगा दैट इज 100 माइनस 56 यानी कि 44 ग्राम्स। बोलो होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, सो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना काफी है। आज की क्लास में आज तक आपके लिए कोई नया होमवर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ तक का चैप्टर रीड कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में सेकंड वाला लॉ खत्म करके एटॉमिक थ्योरीज पे आएंगे। चैप्टर काफी इजी है, चैप्टर में कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, हार्डली 4 से 5 क्लास में चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। मैंने आपको कोर्स का बता ही दिया। लास्ट टाइम हमारा मतलब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो अक्टूबर मिड होगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपका सितंबर तक खत्म हो जाए पूरा, ठीक है। सो कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक का पढ़िए, इसके आगे का स्टार्ट करेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।